हाय, स्वागत है फिर से आपका इस कोर्स संयम में, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर करते हैं। अनकवर कोई एलियन वर्ड नहीं है। अनकवर का मतलब है कि इसमें हम हर एक टॉपिक को आराम से बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं और उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस संयम कोर्स का जो मेन उद्देश्य है वो है उन स्टूडेंट्स तक मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से पहुंचाना, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पहुंचाना, जो स्टूडेंट्स एक्चुअली अपनी पढ़ाई को सेल्फ स्टडी के कंधों पर लेके चल रहे हैं। मतलब उनकी पढ़ाई सेल्फ स्टडी पे ही आधारित है। और एक चीज़ और कि जिनके पास अच्छा रिसोर्स नहीं है, बुक्स वगैरह, तो उनके लिए भी ये कोर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर के लिए जो PDF है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी तो 3 चैप्टर्स हुए हैं, तो तीनों चैप्टर्स का हर एक चैप्टर वाइज PDF वहाँ मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है कि आज का टॉपिक क्या है। हमने लास्ट क्लास तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को कर लिया था, उनको समझ भी लिया था। तो अभी जो पिछले 6 लेसन्स हुए हैं, 6 लेक्चर्स हुए हैं, उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है और उन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी किया है। आज का टॉपिक जो है वो मेनली बेस्ड है 8 क्वेश्चंस पे। मैंने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उसमें से बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमें देखना है और इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है कि इन क्वेश्चंस को आप देख के ये समझ पाओ, ये अंदाज़ा लगा पाओ कि JEE मेंस में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। तो और उसके आधार पे अपने आप को एसेस करो कि हमें अपनी तैयारी कितने और एफर्ट के साथ करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे ये 8 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन 8 क्वेश्चंस को आप टाइम लेके देखिए और इन क्वेश्चंस के आधार पे आप ये तय कीजिए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आप जानते हो, कौन सा कर पाओगे। अगर सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे तो ऑब्वियसली ये वीडियो आप स्किप कर दो यहीं पे और आप अपनी पढ़ाई पे जाओ या फिर कहीं और आप टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने पहले से किए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, तो मैंने टाइम स्टैम्प भी दे दिया है, तो आप सीधे उस टाइम स्टैम्प पे जंप करके उस क्वेश्चन को देख पाओगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कीजिए, देन उसका सोल्यूशन देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस कई बार होता क्या है कि सॉल्यूशंस होते हैं उपलब्ध इंटरनेट पे, तो पूरा ही सॉल्यूशन, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेनेटरी स्टाइल भी सीखिए और मैथ में मास्टरी लाने के लिए आपको सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मैं ही सिखा सकता हूँ, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। बाय द वे, एक दूसरी सीरीज चल रही है क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के 2007 से लेकर 2011 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वो आप सीरीज़ भी जाके देख सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला वाला। ऑलराइट, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या क्या होंगी। तो आप इस पैटर्न को बस ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास ये A कोसाइन थीटा प्लस B sin थीटा, जहाँ A और B 2 रियल नंबर्स हैं, अगर इसके आधार पे कोई पैटर्न दिखता हो तो ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड और नेगेटिव ऑफ द सेम क्वांटिटी, यानी कि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बीच में लाई करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ये जो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा 25, और ये पूरी वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 25। तो इसकी मिन और मैक्स वैल्यू सीधे आपको पता चल गई।
लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का मेन उद्देश्य था कि क्वेश्चन से ही मैं आपको ये समझा सकूं कि आखिर में ये डिस्कवर कैसे किया गया होगा। डिस्कवर इन द सेंस कि ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा इन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, इसका क्या प्रमाण है, ये हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में इसको कैसे प्रूव करोगे। अब इस क्वेश्चन के थ्रू कैसे आप समझ पाओगे, मतलब ये कि इस क्वेश्चन को करते वक्त जो मैं स्टेप्स करूँगा, जो एल्गोरिदम लूँगा या जो आइडियाज़ अप्लाई करूँगा, उन सभी आइडियाज़ एल्गोरिदम स्टेप्स को आप इसी a और b यानी कि इस पूरे a cos थीटा प्लस b sin थीटा के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं अब इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ पूरा शुरू से अंत तक। यहाँ पे आपको सीधे पता चलता है कि इसको पहले हमें लेना चाहिए 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा को y। ऐसा क्यों? बिकॉज हम बार बार इसको नहीं लिखना चाहते हैं, y हम रिप्लेस कर देंगे जहाँ ज़रूरत होगी। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि 7 और 24 ये दो नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर के सम से इनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। मतलब कि 7 स्क्वायर्ड प्लस 24 स्क्वायर्ड का सम किया और स्क्वायर रूट किया तो ये एक क्वांटिटी मिलेगी। इसी क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो कर दिया, और डिवाइड करना है, मतलब एक बार इस नंबर में और दूसरी बार दूसरे नंबर में। मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया, यहाँ तो cos थीटा पहले से था और यही काम मैंने 24 के साथ कर दिया। तो ये दो बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक ही बार हुआ, बिकॉज इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। इतना तो आप समझदार हो ही। और यहाँ बच जाएगा आपको साइन थीटा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। ये तो हो जाएगा 5, क्योंकि 7 स्क्वायर कितना हो जाता है 49 और 24 स्क्वायर हो जाता है 576। दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 625, तो ये हो जाएगा 25, सॉरी। तो ये हो जाएगा कितना 7/25 cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा 24/25 साइन थीटा। अब इसको इस तरीके से करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम एक्चुअली साइलेंटली चुपके से क्या बना रहे होते हैं, हाइपोटेन्यूज बना रहे होते हैं, जिसके लिए बेस और परपेंडिकुलर 7 या 24 में से कोई एक हो जाए, क्योंकि आप यहाँ उसी दोनों नंबर के स्क्वायर रूट से, सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हो। तो हो क्या रहा है कि अगर आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में देखोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर आपने 7 को यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर माना और इस एंगल की मैं बात करूँ, मान लेते हैं कि एंगल है अल्फ़ा, तो इस 7 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 24 है उसका बेस, और इसी के लिए यहाँ पे उसका हाइपोटेन्यूज है 25। यानी कि ये तीन नंबर 7, 24 और 25 यहाँ इन्वॉल्व्ड हैं, इसी ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। यहाँ से हमें क्या समझ में मिला कि अगर मैं इस 7/25 को लिखना चाहूँ तो मैं इस ट्रायंगल के आधार पर लिख सकता हूँ इस अल्फ़ा एंगल के लिए साइन अल्फ़ा, और ये cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा। एंड द सिमिलर वे 24/25 को लिख सकता हूँ मैं कोसाइन अल्फ़ा, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि अब हमें ये एक फार्मूला दिख रहा होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और वो आपको याद है, आप सीधे लिख दीजिए साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि पहले साइन और कॉस अलग अलग थे, अब हमें केवल एक ही रेशियो मिला, और जब भी हमें एक रेशियो मिलता है तो एंगल चाहे कुछ भी हो, उस रेशियो के बारे में हमें रेंज पता होता है कि चाहे कोई भी एंगल हो थीटा और अल्फ़ा, इसकी वैल्यू रियल नंबर होगी तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इस पूरे टर्म को यहाँ से, मतलब साइन थीटा प्लस अल्फ़ा को हम मान सकते हैं कि वो -1 से 1 के बीच में है।
बट हमें तो 25 मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके बारे में बताना है। तो ऑब्वियसली आपने सही समझा होगा, 25 को इस पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट थिंग। ये मिल जाएगा y एंड देन y की वैल्यू -25 से 25। तो अब आपने समझ लिया होगा कि जो मैंने एल्गोरिदम या जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया, स्टेप्स बताए हैं, वही स्टेप्स आप a और b के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको ये जनरल फार्मूला प्रूव हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व फॉर थीटा 8 + 28 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 sec स्क्वायर थीटा। ये एक इक्वेशन गिवन है और इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको सॉल्व फॉर थीटा कहा जाए ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसने पूछा है जनरल सॉल्यूशन के बारे में, उसने कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पूछा या फिर कोई इंटरवल नहीं पूछा। तो इसमें आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन, ये ध्यान देना है। तो जैसे ही जनरल सॉल्यूशन ध्यान में आता है कि निकालना है, तो यू हैव टू बी हैप्पी, आपको खुश होना है। क्यों? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको केवल एक फॉर्मेट लाना होता है, sin x = sin अल्फा, cos x = cos अल्फा, tan x = tan अल्फा, इन्हीं तीनों में से कोई आएगा। और अब यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इसमें दो रेशियोज आपको दिख रहे हैं, tan या sec। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस किया गया था, उसमें मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राइट हैंड साइड 0 लाना होता है, और अगर ऐसा संभव हो तो एक ही ट्रिग फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व कराना होता है। तो यहाँ तो दो ट्रिग फंक्शंस दिख रहे हैं अलग अलग, tan थीटा और sec थीटा। तो क्या संभव है कि tan और sec को हम इस तरीके से मैनिपुलेट करें जिससे कि tan ही दिखे या फिर sec ही दिखे? ऑब्वियसली आपने सही पहचाना होगा, क्योंकि tan और sec अपने आप में रिलेटेड हैं। मतलब आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा। तो हम चाहें तो tan को sec से वाले से रिप्लेस कर सकते हैं और sec को tan के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लस का साइन ही मेंटेन रहे, तो मैं रिप्लेस करूंगा sec स्क्वायर थीटा को किससे? 1 + tan स्क्वायर थीटा से। तो ये काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब सीधे आप सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ तो बच जाएगा 28 tan स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 tan स्क्वायर थीटा। सो 28 में से 13 गया, हो जाएगा 15, यस 15 tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ बचेगा 13 - 8 दैट इज़ 5, जिससे tan थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी। पहले tan स्क्वायर थीटा मिलेगा 1/3, और जब tan थीटा निकालोगे तो हो जाएगा +or-1/√3। अब आपको क्या करना होगा? अलग अलग केसेस लेने होंगे। ऑब्वियसली tan थीटा को एक बार 1/√3 से इक्वेट करना होगा। तो हम लिखेंगे क्या? व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से आपको सीधे दिख रहा होगा कि हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जिससे आप सीधे देख रहे हो कि ये है tan थीटा या फिर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, जिससे थीटा को लिख सकते हैं हम n π + अल्फा यानी कि π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल चुका है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट मतलब व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अब यहाँ से इस माइनस को हटाना चाहेंगे, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि tan नेगेटिव कहाँ होता है। और नेगेटिव की बात आती है tan के लिए तो वो दो जगह होता है, एक तो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक बार होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन रूल के अनुसार जो हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है उसमें हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं अल्फ़ा के लिए। मतलब पहली बार जो मिलता हो जहाँ पे नेगेटिव मिलता हो tan, वो वाला लेंगे यहाँ पे। तो tan पहली बार नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा tan π - अल्फ़ा या फिर जो भी यहाँ पे रेफरेंस एंगल है।
तो पाई माइनस पाई बाई 6, जिससे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6, जिससे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 और n की वैल्यू हो जाएगी इंटीजर। आप चाहो तो दोनों अलग अलग ले सकते हो, यहाँ n लिख सकते हो, यहाँ m लिख सकते हो, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सॉल्यूशंस करेक्ट है। तो ये इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें x की वैल्यू गिवन है पाई से 2 पाई के बीच में, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है बड़ी सी, उसको लाना है cot x/2 प्लस पाई बाई 4। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जब भी ये x पे कंडीशन हो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। इस वजह से यहाँ पे पाई से 2 पाई के बीच में पहले आपको ध्यान देना है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो पाई से 2 पाई का मतलब हुआ कि वो है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है। तो इसके आधार पे जो कुछ भी दिखा जाए, अगर दिखेगा मान लो कॉस साइन कुछ भी टैन वगैरह दिखे, तो उसमें आपको ध्यान दे देना है कि ये इसी क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं और इसके आधार पे उनका साइन आपको लिखना होता है। अब आते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो LHS चूँकि बहुत ही बड़ा सा एक्सप्रेशन है और आपको दिख रहा है कि RHS में कोई भी रूट नहीं है, तो हो ना हो हमें यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो आप सोचिए कि रूट अगर हटाना पड़े, इसका मतलब है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो रूट हट जाएगा। एग्जैक्टली तो क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स के लिए कोई आइडेंटिटी है जो परफेक्ट स्क्वायर देता हो? यस, वो है क्या? 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, and the similar way 1 minus cos a is 2 sin square a by 2। तो मैं उसको यहाँ लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 2 cos square x by 2 और रूट तो रहेगा यहाँ पे, and then 2 sin square x by 2 और डिनोमिनेटर भी मैं लिख ही लूँ। ऑलराइट, तो ये आपको मिल गया रूट के अंदर की चीज़। अब आप क्या करोगे? आप देख पा रहे हो कि जब इसको आप ब्रेक करोगे तो √2 सभी जगह मिलेगा, तो √2 अपने आप गायब हो जाएंगे, न्यूमरेटर कैंसिल होके बचेगा क्या? cos स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर रूट। आप ये ध्यान दीजिए कि किसी भी वेरिएबल, यानी कि अगर x स्क्वायर का मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लिखते हैं मॉड x। ऐसा क्यों? बिकॉज इस स्क्वायर रूट का मतलब कि हम पॉजिटिव क्वांटिटी को यहाँ लिखना चाहते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे तो मॉड को देना पड़ेगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि x की एग्जैक्ट वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो। तो इस वजह से हम यहाँ पे मॉड x लिखेंगे, क्योंकि वो वेरिएबल है तो कोई x को नेगेटिव भी समझ लेगा। तो यहाँ भी तो वेरिएबल ही है ना, तो cos x बाई 2 अगर लिखना होगा तो हमें उसके साथ क्या देना होगा? मॉडुलस का साइन। यहाँ क्या देना होगा? साइन x बाई 2, फिर से मॉड में। ध्यान रहे कि √2 भी आएगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप खुद से ट्राई कीजिए, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। और यहाँ हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब क्या करना होगा? अब बारी आती है इस x की, कि x पाई से 2 पाई के बीच में है, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ x नहीं है, x बाई 2 है, उसका आधा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर x की वैल्यू पाई से 2 पाई है तो उसका जब आधा करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को ही 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा क्या? पाई बाई 2, यहाँ x बाई 2 और सबसे एंड में पाई, यानी कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में मिल गया x बाई 2। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल एक क्वाड्रेंट तय कर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? एग्जैक्टली सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब इनमें से कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इसी के आधार पे मॉड को ओपन करके लिखा जाएगा। तो मॉड को हटाना है तो मॉड को हटाते हैं, लेकिन सही साइन के साथ। मॉड ऑफ cos x बाई 2, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब कि इस मॉड को जब ओपन करोगे सो यू हैव टू राइट कोसाइन ऑफ x बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो बेचारा होता है पॉजिटिव, इसकी कोई गलती नहीं है, तो ये सीधे रह जाएगा साइन x बाई 2।
सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ sin x/2 पॉजिटिव साइन के साथ। तो इतना काम तो कर लिया हमने। अब एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे लगे हाथों कि यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होकर क्या दे देगा, ये दे देना चाहिए cos x/2 माइनस sin x/2 एंड डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2। अब ऐसा दिखते ही आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, और ये चीज़ आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, और यहाँ से आप tan का फॉर्मूला बना सकते हो। tan का फॉर्मूला बनाने का कारण क्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड में cot है, तो cot लाने के लिए या तो कम से कम tan लाइए या फिर डायरेक्टली cot लाइए। तो चूँकि ये जो रेशियो आपको दिख रहा है इसमें tan लाना इजी है, इस वजह से हम tan पहले लाएंगे और tan से फिर cot ला तो सकते ही हैं। तो इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर को cos x/2 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी उसी से डिवाइड, तभी तो वो बैलेंस रहेगा। तो cos x/2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा क्या tan x/2, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग विथ cos x/2। यहाँ मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा tan x/2। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से कर लिया होगा उनको थोड़ा बहुत ये आइडिया लग गया होगा कि ये किसका फॉर्मूला बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, 1 को आप लिख सकते हो क्या tan π/4, बिकॉज tan π/4 1 होता है। इसको लिख देंगे tan x/2 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में इस 1 को आप छोड़ दीजिए, और यहाँ 1 तो मल्टीप्लाइड है ही, 1 सभी जगह मल्टीप्लाइड है बेचारा, इट इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये हो जाएगा क्या tan π/4 एंड tan x/2, जिससे ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको कि वो tan a माइनस b का फॉर्मूला है, जहाँ पे a की वैल्यू आप π/4 कंसिडर करोगे और b की वैल्यू को x/2 कंसिडर करोगे। दैट मीन्स ये मिल जाएगा tan π/4 माइनस x/2। गुड, बट हमें प्रूव तो करना था cot x/2 प्लस π/4, तो इसमें घबराने की क्या बात है। आपको पता है कि tan को सीधे हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज tan थीटा इज cot π/2 माइनस थीटा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है इसको लिख सकते हैं क्या cot ऑफ π/2 माइनस, इस पूरे को हम थीटा मान रहे हैं, माइनस थीटा। अब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो π/2 में से π/4 घटेगा, तो 90 में से 45 गया 45, 45 को हम π/4 कहते हैं रेडियन की भाषा में, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इससे आपका उत्तर एग्जैक्टली मिल जाएगा RHS जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी था, क्योंकि मॉड ऑफ x² अगर आप खाली x लिखते तो आप ज़रा करके देखिएगा, अगर आप cos x/2 लिखोगे और साइन वगैरह सही नहीं दोगे तो आप उत्तर को गलत पाओगे। ऐसा इस वजह से कि अब पाई से 2π के बीच में x था, तो उसके आधार पे ही इसके साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, तो बीच में कभी हमें छोटे क्वेश्चंस भी करने चाहिए। इसको करने के लिए मैं इस एंगल को मान सकता हूँ a, यानी कि π/4 माइनस x को, एंड π/4 माइनस y को मैंने मान लिया b। तो यहाँ भी तो वही दोनों भाई है ना, a एंड दिस इज b। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। आपने LHS स्टार्ट किया और आपने पाया कि ये है cos a, ये है cos b, एंड देन दिस इज sin a एंड दिस इज sin b, जिससे दिस विल बी cos a cos b माइनस sin b। ये एक फार्मूला की याद दिलाता है। वो फार्मूला क्या है, कोसाइन ऑफ a प्लस b। लेकिन a और b तो अपनी मर्जी से हमने माना था ना। a एक्चुअली क्या था, π/4 माइनस x, तो वहाँ रखिए π/4 माइनस x, और b इनफैक्ट क्या था, π/4 माइनस y, तो वो भी रखना पड़ेगा। तो अब π/4 ऐड कर सकते हो, यू विल गेट π/2। इन दोनों में से आप माइनस का साइन कॉमन लगो तो बन जाएगा x प्लस वाई, जिससे cos π/2 माइनस थीटा x प्लस वाई
को एक इकट्ठा मान के हम मान सकते हैं कि कोई एंगल थीटा है, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, दैट इज साइन ऑफ x प्लस वाई, और ये आपका RHS आ चुका है। बाय द वे, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि RHS से LHS ला सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स ला सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब साइन x प्लस वाई लिखिए। साइन x प्लस वाई को ये तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, देन पाई बाई 2 को ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट्स में, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, एंड यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपको इस तरीके से भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से आप LHS भी ला सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 5/13, और अल्फा और बीटा फिर से 0 से π/4 के बीच में दे रखे हैं, मतलब इंटरवल दे रखा है। तो हमें निकालना है tan 2 अल्फा। आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको एंगल्स कंडीशनल हो, मतलब इंटरवल में हो, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होगा तो कंफर्म कर लेंगे कि गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो उसके आधार पर फिर सोचेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, 2 अल्फा, और ये अल्फा और बीटा दोनों 0 से π/4 के बीच में है। तो अगर मैं 2 अल्फा की बात करूँ तो इसको जब दोगुना करूँगा अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि अब अल्फा और बीटा दोनों क्या मिलेंगे 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो अब हम बिल्कुल अंधाधुंध बिना कुछ सोचे समझे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब साइन के ऊपर कंसीडर नहीं करना है। साइन का मतलब चिन्ह के ऊपर नहीं कुछ विचार करना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। यहाँ पे है 2 अल्फा और यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस अल्फा प्लस बीटा को मान लेता हूँ A एंड अल्फा माइनस बीटा को मान लेता हूँ B, तो क्या आप ये कंफर्म कर सकते हो कि 2 अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि बीटा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, जिससे अल्फा प्लस बीटा जो कि माना है मैंने A और अल्फा माइनस बीटा माना है B, जिससे 2 अल्फा मिल गया A प्लस B। हमें निकालना है tan 2 अल्फा, तो tan दोनों साइड क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ये इधर मिल जाएगा tan A प्लस B। और आपको फॉर्मूला तो बचपन से पता है कि tan A प्लस B का क्या होता है, इज tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A टाइम्स tan B। लेकिन ना हमें tan A पता है ना tan B पता है, तो हम इसको कैसे ढूंढेंगे? ऑब्वियसली हमें cos A तो पता है, सो cos A पता है कि वो है 4/5, तो cos A से तो tan A निकालना आसान है। दो तरीके हैं, या तो ट्रायंगल अप्लाई कीजिए या फिर आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए। आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले sec A और 1 प्लस tan स्क्वायर A को sec स्क्वायर A से इक्वेट करके वहाँ से tan A निकाल देना होगा। लेकिन आप अगर ट्रायंगल अप्लाई करो तो थोड़ा सा इजी लगेगा और इसमें कुछ साइन वगैरह का लफड़ा भी नहीं है, तो हम सीधे कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा A cos A 4/5, दैट इज बेस होगा 4, हाइपोटेन्यूज होगा 5, तो ये मिल जाएगा 3। ट्रिपलेट तो सबको पता है, इसलिए हम tan A की जगह पे चुपके से लिख सकते हैं 3/4। सिमिलरली हम इस साइन B के लिए भी यही काम करेंगे। तो साइन B क्या है भाई, 5/13। तो ये कोई दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, जिसमें B यहाँ पे गिवन है और ये हो गया 5, ये हो गया 13, और 5 और 13 पता है, तो ये 12 तो होगा ही। तो tan B की वैल्यू हो जाएगी 5/12। और सिमिलरली आप नीचे दोनों को प्लेस करोगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमें मिल जाएगा। नाउ आप सीधे इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 36 और 20/48। मैंने LCM नहीं लिया है, दोनों का प्रोडक्ट कर दे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ 48 कैंसिल होगा, और यहाँ हो जाएगा 48 माइनस 15 डिवाइड बाई 48। 48 से 48 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 56/33, एंड दैट इज़ आवर आंसर।
अगर मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो इस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर जिसमें 3 sin p + 4 cos q 6 है और 4 sin q + 3 cos p 1 है। तो आपको r एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो आप ऐसे समझिए एक ट्राइंगल गिवन है लाइक दिस, p q एंड r, और p और q के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है दो इक्वेशन के फॉर्म में। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं पहले यहाँ लिख देना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ समझते हैं, अगर हमें r निकालना है तो किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हमें तीसरा एंगल ढूंढना है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इंडिविजुअली p और q को ढूंढ लूँ तो हम r निकाल सकते हैं। अगर p का मान कुछ हो, q का मान कुछ हो तो r तो निकल ही जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम p और q का सम ही ढूंढ लें, हमें ये नहीं पता कि p और q इंडिविजुअली कितने कितने हैं, मतलब p का मान क्या और q का मान क्या है, लेकिन p और q का जो सम है, उनका जो जोड़ है वो पता है, तो हम r तब भी निकाल सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि p + q + r की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री और इतना दोनों सम आ जाएगा तो r को निकाल सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके। ओके, तो ये तो बिल्कुल छोटी सी बात थी। अब आते हैं कि आखिर में हम ढूंढेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम p और q को इंडिविजुअली नहीं ढूंढ सकते हैं, हमें निकालना होगा दोनों का सम, मतलब वो निकालना ईजी है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जो काम करने जा रहा हूँ उसमें आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पहले मैं बता दूँ कि क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पैटर्न देखिए तो 3 sin p और यहाँ पे 3 cos p। साइन और p में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर रिलेशन है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। दोनों के एंगल सेम हैं और दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं। तो ये दोनों इनवाइट कर रहे हैं आपको ये करने के लिए कि अगर आप किसी भी तरीके से इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो वो दोनों ऐड होकर कोफिशिएंट सेम होने की वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। sin स्क्वायर p + cos स्क्वायर p 1 बन जाएगा। सिमिलरली 4 cos q और 4 sin q के साथ वैसा ही बर्ताव किया जा सकता है। तो इससे पता क्या चलता है कि आप सीधे क्या कीजिए कि अगर मैं इसको 1 मानता हूँ और इसको 2 मानता हूँ, दो इक्वेशंस, तो आप क्या कीजिए कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ मैं 1 स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका मतलब नंबर 1 नहीं है, इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर रहा हूँ और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है। ये हो जाएगा क्या, 9 sin स्क्वायर p प्लस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर q देन 2ab। सो 2 3 6 होगा 24 sin p cos q और इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। अब सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा कितना, 16 sin स्क्वायर q प्लस 9 cos स्क्वायर p एंड प्लस 24 sin p cos q एंड फाइनली 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इन दोनों को क्या करना था, हमें ऐड करना था, क्योंकि उसी पर्पस के लिए सारा ड्रामा हमने किया है, क्योंकि ऐड करके हम 1 लाना चाहते हैं। तो ये जो 9 sin स्क्वायर p है 9 cos स्क्वायर p के साथ ऐड होगा तो वो बन जाएगा 9। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 और 16 cos स्क्वायर q 16 sin स्क्वायर q के साथ ऐड होगा तो बन जाएगा 16। तो यहाँ 16 लिख दिया। इन दोनों में से आप 24 को कॉमन ले सकते हो क्योंकि ऐड कर रहे हो, तो बचेगा क्या, sin p कोसाइन q प्लस, मैंने दोनों जगह sin p कोसाइन q लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा sin q कोसाइन p। दैट वाज माय फॉल्ट, कुछ ज़्यादा ही मैं केयरलेस हो गया। ओके, हो जाएगा sin q एंड कोसाइन p और इधर हो जाएगा क्या, 37। अब ये सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर, आपको क्या मिलेगा, ये sin p cos q प्लस sin q cos p, तो आपको बता रहा है कि मैं sin p प्लस q हूँ। तो आप लिखिए जो वो चाहता है।
और ये 37 और ये 16 9 25, तो 37 में से 25 गया, हो जाएगा 12 और एक बहुत ही क्लीन सा साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू मिलेगा जो कि मिल जाएगा हाफ, जिससे पी प्लस क्यू जो एंगल हम ढूंढना चाहते थे एंगल का सम वो मिल जाएगा। साइन पी प्लस क्यू हाफ है यानी कि पी प्लस क्यू मिल जाएगा 30 डिग्रीज। और जैसे ही पी प्लस क्यू 30 डिग्रीज मिला तो अब हम खुश हो जाएंगे और यहाँ पे रख देंगे पी प्लस क्यू, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। तो अगर रेडियन में पूछा जाता तो हम लिखते 150 का रेडियन मेजरमेंट, दैट इज़ 5π/6, और अगर डिग्री में पूछा जाता तो लिखते 150 डिग्री। बाय द वे ये क्वेश्चन जेई मेन का भी था और पिछला वाला भी क्वेश्चन भी जेई मेन से पूछा गया था, और ये दोनों क्वेश्चंस में आई थिंक इसमें नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन था लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई करके फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बना दिया है। एनीवेज अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि tan A और tan B एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो आपको बताना है कि इस बड़ी सी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए ये एक इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक जब भी आप देखते हो तो सबसे पहले ये पहचानते हो कि उस क्वाड्रेटिक का B, A और C क्या है। दैट इज़ इसको हमने ले लिया A, ये है B की वैल्यू है -10, A की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है -25। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ लेने से? इससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि tan और tan A और tan B इसके रूट्स हैं तो हम दोनों रूट्स का सम तो लिख सकते हैं ना। लिखें क्या? tan A प्लस tan B यानी कि सम ऑफ रूट्स वो होता है -b/a, दैट इज़ 10/3। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? tan A इंटू tan B, और वो हो जाएगा -25/3। अब आप देखिए अगर मान लेते हैं कि ये a प्लस बी सभी जगह a प्लस बी है, तो उन सभी a प्लस बी को मैंने लिख लिया, सपोज कीजिए थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा निकालना चाहते हों और कहीं ना कहीं से हमें टैन थीटा मिल जाए तब तो काम बन ही जाएगा। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि अगर हम tan A प्लस बी निकालना चाहें तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम लिख सकते हैं ना। ऊपर आता है tan A प्लस tan B और नीचे आता है 1 माइनस tan A tan B। तो हम दोनों को यहाँ लिखिए, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा आई थिंक 10 यानी कि 10/28 यानी कि 5/14। दैट मीन्स कि हमने ये पाया कि tan थीटा की वैल्यू हो गई 5/14 क्योंकि A प्लस बी को थीटा माना था। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम साइन थीटा निकाल सकते हैं ना। तो फिर से वही ट्रायंगल पे जाएंगे, ये हो गया थीटा और ये था 5/14, दैट इज़ ये था 5 एंड ये था 14। तो अब हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा भाई? 5² यानी 25 और 14² यानी 196, 196 और 25 यानी कि 96 और 4 200 और फिर 21 यानी कि ये हो जाएगा 221 का रूट। तो अब हम सीधे इस एक्सप्रेशन में सभी की वैल्यूज डाल देंगे। तो क्या पूछा गया था? पूछा ये गया था कि आपको करना क्या है, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर A प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा? 5/√221। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ इसको 25/221, फिर -10 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा यानी कि 5/√221 और फिर से क्या है कॉस थीटा यानी कि 14/√221 एंड फाइनली -25 और कॉस स्क्वायर A प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 14² दैट इज 196/221। आप बोलोगे सर आप कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? हम तो कर ही लेंगे।
यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपको एक ट्रिक समझाऊँ। मतलब कई बार ऐसा आता क्या मतलब कई बार ऐसा पॉसिबल होता है कि हम इतने बड़े कैलकुलेशन को आसान कर सकें। यहाँ से आप देख पा रहे हो, पहले और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो जाएगा क्या, या वैसे समझो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2 to 1, यहाँ 2 to 1 है, यहाँ 2 to 1 है, तो तीनों में से तो 2 to 1 तो पहले कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब जरा न्यूमरेटर में भी सोचते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। अब देखिए यहाँ से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ और इसमें से भी 25 कॉमन आ सकता है। कैसे, यहाँ पे है 5 into 2, तो 5 मल्टीप्लाई होके तो 25 बन ही जाएगा, और यहाँ तो 25 पहले से है, यानी कि पूरे में से मैंने ले लिया कॉमन 25 over 2 to 1, तो यहाँ मिल जाएगा केवल 3। यहाँ से 5 कॉमन आ चुका है, 25 कॉमन आ चुका है, 5 यहाँ से तो 2 और 14, यानी कि बन जाएगा 28, और 2 to 1 तो पहले ही बाहर आ गया, और यहाँ पर जाएगा 196। एंड दैट्स इट, यू सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। 3 में से 28 जाएगा -25, और ये 196 और 25 को अभी तो हमने जोड़ा था, वो तो कितना था 2 से 21 होता था। मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जाएगा -2 to 1, और ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और बचेगा क्या -25, और इसका आंसर हो जाएगा -25। ये मुझे बिल्कुल याद है क्योंकि इसमें मैंने ये अपना तिग्रम लगाया था इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। हालांकि बहुत इजी है, कोई भी सोच सकता है। एनीवेज, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है कुछ वियर्ड तरीके से डिफाइंड। ये है f सबस्क्रिप्ट k x का फंक्शन है, और 1/k sin to the kx प्लस cos to the kx, जहाँ पे x रियल नंबर है एंड सो ऑन। हमें निकालना है इस क्वांटिटी की वैल्यू f सबस्क्रिप्ट 4x एंड माइनस f सब 6x। अब इस फंक्शन में जहाँ k है उसकी जगह में 4 लिखना होगा, तब तो मिलेगा हमें f4x। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1/4 एंड साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। और अगर मैं f6 की बात करूं तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। इन दोनों का चाहिए हमें डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इससे सेपरेट कर देता हूँ ताकि वो मैं इसको सिंपल बस रहने दो। यस, ओके। सो यहाँ हो जाएगा क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, ये हम सोच सकते हैं कि ये है a इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x और b इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, जिससे पता चल कि ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या, a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यही काम यहाँ करेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे भाई, 1/4 a प्लस b द होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, एंड माइनस 2ab का मतलब हुआ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, जिससे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x तो हो जाता है 1, और ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। बाय द वे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये बिल्कुल याद रखना चाहिए अगर आप इस तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो ये इतना एक्सप्रेशन है ना, ये किसके लिए आया है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x सिंप्लीफाई होके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स देता है, तो आपको फिर इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। एनीवेज, अब आते हैं f टू द पावर f6x पे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ भी फिर से चूँकि मैंने a को साइन स्क्वायर एक्स और b को कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था, तो इसको भी वैसे ही सोचिए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 एंड कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3, जिससे मिल जाएगा a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड।
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये गलत बात है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये होगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर, ए है साइन स्क्वायर, ध्यान दो ये पूरा ए है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या साइन टू द पावर 4x और प्लस बी स्क्वायर ये लिख देता हूँ कॉस टू द पावर 4x और माइनस ए बी। तो ए तो था साइन स्क्वायर एक्स और बी था कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अभी हमने सिंप्लीफाई किया ना, वो क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको रिप्लेस कर दें ऑफ कोर्स जल्दी से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पहले से था। इससे क्या होगा फ़ायदा, ये दोनों आपस में ऐड होके दे देंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1/6 टाइम्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सिंप्लीफाइड होकर दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ये था आपके पास f4x और ये मिला है हमें f6x। इन दोनों का चाहिए डिफरेंस, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब जरा और आगे देखिए तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आगे तो क्या मिलेगा 1/4 एंड माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मिलेगा क्या 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। दैट मीन्स इफ वी डू f4x माइनस f6x तो बचेगा क्या, आप देखिए तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्ट किया जाए, दोनों के साइन सेम हैं। तो बचेगा क्या, केवल 1/4 एंड 1/6 का डिफरेंस। और जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम आएगा 12, दैट इज 3, दैट इज 2, दैट इज आंसर हो जाएगा 1/12 एंड दैट इज आवर आंसर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चूँकि जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आधार पे सबसे लास्ट में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज या सप्लीमेंट्री टॉपिक के रूप में दिया हुआ है और उससे भी जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको समझेंगे कि वो क्या है और वो मुश्किल से एक लेक्चर में कंप्लीट हो भी जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मैथ को अच्छे ढंग से कीजिए एंड अगर आपको कोई डाउट वगैरह प्रॉब्लम आता हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टडी हार्ड and keep moving. Thanks.